हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और उस इतिहास में हम पृथ्वीराज रासो वो पिछली क्लास में पढ़ लिया है। आज हम विशलदेव रासो के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, इस हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स और हमारे जो व्याकरण है उसके नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ, जो आपको मैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप के जरिए आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के नोट्स है, परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखकर मैंने इसका निर्माण किया है। बहुत ही अच्छे नोट्स है, तो आपको मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे उपलब्ध करवा दूंगा। अब बात करें विशलदेव रासो की, तो विशलदेव रासो की जो रचना यानी लेखक है वो है नरपति नालय। नरपति नालय। बात करें इसके समय की, तो इसकी रचना 1155 ईस्वी में हुई थी और विक्रम सन की बात करें तो 1212 है। विक्रम सन कौन सी है? 1212 और ईस्वी सन है 1155। इस सन के बारे में जो हमें वर्णन मिलता है उसके लिए यहाँ पर एक जो लाइन है, 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, यानी 1272। इसमें जैसे इसके हिसाब से होता 1272, पर वैज्ञानिकों ने इसको 1212 माना है। 1212 माना है, यानी 1272 मझारी जेठ बदी, यानी शुद्धि और बद्दी होती है। जो कृष्ण पक्ष होता है उसको बद्दी बोलते हैं। तो जेठ की जो बद्दी यानी कृष्ण पक्ष था, उस कृष्ण पक्ष की नवमी और वार क्या था? बुधवार था। नाल्य रसायन आरंभ ही, रसायन है वो रसायन का आरंभ किया। ये जो रसायन है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। अगर आप नियमित हो मेरे चैनल पे तो आपको पता होगा। तो आप इस रसायन किसके बारे में किसने बताया है ये मेरे को आप बताएंगे, यानी कमेंट करके बताएंगे कि रसायन है वो किसने दिया था। एक रसायन था और एक रासक था, ठीक है, दोनों आप मेरे को बताएंगे यानी किसने दिया था। आपका मैं नाम बता देता हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी दोनों है। अब रसायन किसने दिया था, रासक किसने दिया, ये मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे। सारटा तुटी ब्रह्म कुमारी, यानी कहने का मतलब है कि इसकी जो रचना है वो 1272 यानी 1212 विक्रमी है। 1212 विक्रमी है, 72 नहीं है। वैज्ञानिकों ने इसको 1212 माना है, ठीक है। इस श्लोक के आधार पर मोतीलाल मेनारिया ने इसका रचना काल 16वीं शताब्दी माना है। मोस्ट ये भी याद रखना है, यानी 1155 जो विशलदेव रासो है, 1155 तो ईस्वी है और 1212 विक्रमी है। ये तो याद रखना ही रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो मोतीलाल मेनारिया है, मोतीलाल मेनारिया है, उसने इसका रचना काल है वो 16वीं शताब्दी माना है। 16वीं शताब्दी माना है। अब देखिए, मैंने आपको जो अप्रमाणिक अर्ध प्रमाणिक और प्रमाणिक जो बताया था, उसके अंदर जो मोतीलाल मेनारी है वो किसके अंतर्गत आते हैं? अप्रमाणिक में आते हैं, अर्ध प्रमाणिक में आते हैं, प्रमाणिक में आते हैं। ये भी मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे। ऐसे करते चलेंगे हम तो ही आपको अच्छे से याद होगा। मैंने आपको बताया था कविराम बुल्लर देवी मोती जी, कविराम बुल्लर देवी मोती जी, ये मैंने बताया था। अब आपको अप्रमाणिक था या प्रमाणिक था, ये मोती किसके अंदर आ रहा था वो आपको बताना है। यानी ऐसे करते आप चलेंगे, अच्छे से आपको हिंदी साहित्य का इतिहास है वो याद हो जाएगा। और नरपति को किसी गुजराती कवि को माना है, यानी जो नरपति नाल्य है, ये बता रहे हैं कि जो मोतीलाल मेनारिया कह रहे हैं कि जो विशलदेव रासो है उसका जो समय है वो 16वीं शताब्दी है और जो नरपति नाल्य है वो कोई गुजराती कवि है। ये विचार है मोतीलाल मेनारिया की। बात करें इसमें प्रधान रस की, तो श्रृंगार रस इसमें अंदर प्रधान है और श्रृंगार में भी जो वियोग श्रृंगार है वो वियोग और श्रृंगार, ठीक है, वियोग श्रृंगार है वो क्या है इसमें प्रधान है। रचना शैली की बात करें तो ये मुक्तक काव्य रचना है, यानी मुक्तक काव्य, एक प्रबंध काव्य होता है, एक मुक्तक होते हैं, मुक्तक रचना है। कुल छंद की बात करें तो 128 परीक्षा में पूछा गया है। ये विशलदेव रासो में 128 छंद है, मोस्ट है, ये याद कर लेना, परीक्षा में आया है विशलदेव रासो में कितने छंद है, तो 128 छंद है। नायक की बात करें तो अजमेर का चौहान शासक विशलदेव तृतीय
या विग्रहराज चतुर्थ, यानी विशलदेव तृतीय भी बोलते हैं इसको और विग्रहराज चतुर्थ भी बोलते हैं, दोनों एक ही है। यानी विशलदेव तृतीय और विग्रहराज चतुर्थ दोनों एक ही है। जैसे पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान था, वो भी अजमेर का शासक था, और जो विशलदेव रासो है उसके अंदर जो विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव तृतीय वो भी क्या है, अजमेर का ही शासक है। बात करें नायिका की, तो मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती, यानी जो मालवा था उसके अंदर क्या था, जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो में जो कन्नौज का जयचंद गहड़वाल था उसकी जो बेटी थी जिसका नाम क्या था, संयोगिता, ठीक है, वो क्या थी, कन्नौज की थी। और इसके अंदर जो मालवा है वहां की भोज परमार उसकी पुत्री है राजमती। समझ में आ गया? आपको याद रखना है, कंफ्यूजन पैदा करते अच्छे से याद करना है। काव्य विभाजन 4 खंडों में, यानी इसको 4 भागों में विभाजित किया करें, 4 खंड को 4 भाग को 4 भागों में विभाजित किया गया। बात करें इसके प्रथम खंड की, जो प्रथम खंड है उस प्रथम खंड के अंदर क्या है, यानी जो 4 भाग किए गए अलग अलग, तो प्रथम खंड के अंदर विग्रहराज चतुर्थ व राजमती का विवाह वर्णन है। यानी जो पूछा जाता है कि राजमती और विग्रहराज चतुर्थ का विवाह वर्णन कौन से खंड में है, विशलदेव रासो के कौन से खंड में, तो प्रथम खंड में। यानी प्रथम खंड में क्या होता है कि जो विग्रहराज चतुर्थ और जो राजमती है उसका विवाह होता है, ठीक है। बात करें द्वितीय खंड की, अब देखिए भाई दोनों की शादी हो गई है, तो रानी के किसी व्यंग्य बात पर, दोनों एक जगह है तो उसके बीच में कि कोई बातचीत होती है, व्यंग्य बात होती है, उस पर राजा द्वारा रूट कर उड़ीसा जाना, यानी एक क्रम से याद रह जाएगा आपको। जो पहला खंड है उस पहले खंड के अंदर राजमती और विग्रहराज की शादी होती है, फिर शादी होने के बाद में दोनों एक जगह होते हैं, और एक जगह होने पर उनमें दोनों में बातचीत होती है, और बातचीत में कुछ व्यंग्य शब्द है वो राजमती द्वारा कहे जाते हैं विग्रहराज को, और उन व्यंग्य शब्दों के कारण जो विग्रहराज है वो गुस्सा होकर उड़ीसा चला जाता है। ये बात है द्वितीय भाग में, जो रूट कर उड़ीसा जाता है ये द्वितीय भाग में, ठीक है। बात करें तृतीय खंड की, अब तृतीय खंड में क्या होता है भाई, रूट के चला गया तो अब क्या है, रानी राजमती के वीर्य वर्णन। भाई रानी राजमती है वो वीर्य में है, क्योंकि राजा है वो रूट के चला गया, तो ये पीछे से वीर्य शोक कर रही है, ठीक है। चतुर्थ खंड, चतुर्थ खंड में फिर क्या होता है, राजा भोज, कौन है राजा भोज, राजमती का पिता, द्वारा अपनी पुत्री राजमती को अपने घर ले जाना। भाई अपने घर ले जाता है, कहता है भाई यहाँ राजा है ही नहीं तो आप मेरे घर चलो वापिस, तथा विग्रहराज द्वारा वहां से वापिस राजमती को चित्तौड़ ले आना। यानी ये जो वर्णन है वो लंबा चौड़ा है, क्योंकि पूरा जो ये काव्य है जो विशलदेव रासो तो पूरा लिखा, उस पूरे खंड का 4 भाग किया है, तो मैंने यहाँ पर जो शॉर्ट बनाया उसको कि आपको परीक्षा में कौन से शब्द वो देते हैं वो पकड़ना है, ठीक है। तो पहले खंड में क्या होगा, पहले खंड में राजमती और विग्रहराज चतुर्थ की शादी होती है। जब शादी हो जाती है तो दोनों एक जगह होते हैं और आपस में दोनों के बीच में बातचीत होती है। उस बातचीत में रानी द्वारा कुछ व्यंग्य शब्द बोल दिए जाते हैं, और जो व्यंग्य शब्द बोलते हैं उसके कारण राजा क्या होता है, रूट कर उड़ीसा चला जाता है। तो पहले में शादी होती है, दूसरी में उड़ीसा चला जाता है, तीसरे में क्या होता है कि उड़ीसा चला जाता है तो पीछे रानी बचती है और रानी उसके वियोग में तड़पती है, वियोग वर्णन है किसका, राजमती का, तीसरे खंड में। और चतुर्थ खंड में क्या होता है कि जब वो अकेली रहती है रानी तो उसका पिता उसको अपने घर ले आता है, यानी जो इसका राजमती का जो पीहर पक्ष है वहां पीहर ले आता है, और वहां पर क्या होता है फिर पता चलता है किसको, विग्रहराज चतुर्थ को, तो वो वापिस आता है और राजमती को अपने घर लेके आता है, ठीक है, यानी राजमती को ससुराल लेके आता है विग्रहराज के घर पे। ये वर्णन है इसे 4 खंडों के अंदर, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो मैंने यहाँ पर लिखे परीक्षा में यहीं से लाइन उठाते हैं तो आप ये अच्छे से याद कर लेना। इसको केवल गाने के लिए लिखा गया, यानी जो विशलदेव रासो है इसको किसके लिए लिखा गया, गाने के लिए, यानी इसको गाया जाता है। बात करें भाषा की, तो राजस्थानी भाषा है, इसमें ब्रज भाषा है और मध्य प्रदेश की भाषा है। यानी एक तो राजस्थान की है, एक ब्रज है, और एक जो मध्य प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है वो भाषा इसके अंदर है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि विशलदेव रासो में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ, राजस्थानी, ब्रज, मध्य प्रदेश की भाषा और उपयुक्त तीनों, ऐसे भी पूछा जा सकता है, इनमें से 2 दे सकता है, तीनों को एक जगह देके अलग अलग दे सकता है, कैसे भी दे सकता है। आपको याद रखना इसमें राजस्थानी है, ब्रज है और मध्य प्रदेश की भाषा है। बात करें शैली की, तो शैली कौन सी है, पिंगल शैली। पिंगल शैली में क्या होता है भाई, अपभ्रंश, तो अपभ्रंश ये राजस्थानी है,
अपभ्रंश, और दूसरी ब्रजभाषा। ब्रजभाषा तो दोनों क्या हो गई, पिंगल हो गई, तो पिंगल शैली है। पृथ्वीराज रासो में कौन सी शैली है, पिंगल शैली है। विशल देव रासो में कौन सी शैली, पिंगल शैली। तो ये शैलियां आपको अच्छे से याद रखनी, पूछा जाता है। हिंदी में 12 मासा वर्णन इसी ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ माना जाता है, यानी जो 12 मासा वर्ण। अब 12 मासा वर्णन क्या है, 12 मासा, 12 का मतलब 12 हो गया, मासा का मतलब होता है महीना, यानी कर्म से जो हिंदी है उस हिंदी में 12 मासा वर्णन है वो सर्वप्रथम इसी रचना में मिलता है, इसी रचना में मिलता है। तो आपसे यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी साहित्य में 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है। पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, अलग अलग जो और परमाल रासो कैसी भी पूछी जा सकती है। तो आपको आंसर देना है विशल देव रासो, विशल देव रासो, यानी विशल देव रासो है उसके अंदर 12 मासा वर्णन मिलता है। अब 12 मासा वर्णन का मतलब क्या हो गया, जैसे महीने जो स्टार्ट होते, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादवा आश्विन कार्तिक मिंगसर पोह माह फागण, इस प्रकार। तो ये जो पूरा जो महीना चलता है 12 महीने, हमारे जनवरी फरवरी वाले हिसाब से नहीं चला, उसके अंदर चला है हमारे जो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ होते हैं जो भारतीय महीने, तो उसके हिसाब से चैत से स्टार्ट कर जो फागण तक जो महीने चलते हैं उन महीनों का कर्म से वर्णन है, यानी क्योंकि जो राजमती है उस राजमती का वियोग वर्णन है इसके अंदर। तो राजमती जो किस किस महीने में किस किस प्रकार की जो भावनाएं उसकी होती है, किस प्रकार की उसकी मन स्थिति होती है, उसका सारा वर्णन है वो 12 मासा वर्णन कहलाता है। यानी 12 महीने में कैसी कैसी उसकी स्थिति हुई वो सारा इसके अंदर वर्णन है। तो 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम किसमें मिलता है, विशल देव रासो में मिलता है। आगे देखिए, बात करें परमाल रासो, यानी परमाल रासो है उसके बारे में। तो उसका लेखक क्या है, जगनिक, लेखक क्या है, जगनिक है। बात करें रचना काल की तो 1230 ईस्वी जो विक्रमी है, सॉरी ईस्वी नहीं विक्रमी है, यानी उसके अंदर 1212 क्या था, विक्रमी था, और इसके अंदर 1230 विक्रमी है, 1230 विक्रमी है। और बात करें इसके ईस्वी की तो ईस्वी के अंदर 1100 क्या है, 73 ईस्वी, 1173 ईस्वी, ठीक है। तो 1230 तो विक्रमी हो गया और 1173 ईस्वी हो गया, ये दोनों सन आपको याद होनी चाहिए। बात करें प्रधान रस की तो वीर रस है इसके अंदर। हमारे जो पिछले जो विशल देव रासो थी उस विशल देव रासो के अंदर रस कौन सा था, उसके अंदर वियोग था और श्रृंगार रस था। वियोग श्रृंगार है ना, संयोग और वियोग होता है, तो श्रृंगार के अंदर वियोग श्रृंगार था, किसमें, हमारे विशल देव रासो में। और परमाल रासो में क्या है, प्रधान रस है वो वीर है, यानी वीरता पूर्वक रचना है परमाल रासो, जिसका रचनाकार है जगनिक। गाने के लिए अधिक प्रसिद्ध है, जिस प्रकार विशल देव रासो है वो गाने के लिए लिखा गया, उसी प्रकार परमाल रासो वो भी गाने के लिए अधिक प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जो उत्तराखंड है में इसे आलाखंड या आला कहा जाता है, यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है उसके अंदर जो परमाल रस है उसका नाम क्या है, आलाखंड या आला। जगनिक कालिंजर के चंदेलवंशी राजा परमर्दी देव का दरबारी कवि था, यानी परमाल रासो, परमाल कौन है, जो परमर्दी देव है, परमर्दी देव है उसका जगनिक क्या था, दरबारी कवि था, जो कहां का था, कालिंजर के जो, यानी जगनिक है वो जो कालिंजर के चंदेलवंशी राजा था परमर्दी देव, परमर्दी देव का दरबारी कवि था जगनिक। इसमें वर्णन क्या, इसमें महोबा के दो वीरों आला और उदल, आला और उदल, यानी इसको आला खंड क्यों कहा जाता है, आला क्या है, एक वीर का नाम है, और उदल वो भी एक वीर का नाम है। तो उन दो वीरों की जो गाथा है वो परमाल रासो के अंदर है। इसमें महोबा के दो वीर थे जिसमें आला और उदल है, उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये अर्ध प्रमाणिक रचना है, मोस्ट है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको अर्ध प्रमाणिक माना है, यानी आदि रचना वो तो प्रमाणिक है और आदि रचना है वो क्या है, अप्रमाणिक है। बात करें ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। हमारी जो जिसको हम चौमासा बोलते हैं, चौमासा का मतलब चौमासा, चौमासा का मतलब हो गया 4 मास, 4 महीने, 4 महीने, ये रूढ़ हो रखा है, वो भी समास का उदाहरण है चौमासा।
क्योंकि 4 मास तो अलग अलग होते हैं, पर चौमासा उसे ही बोला जाता है जो वर्षा ऋतु का समय होता है। तो ये हमारा बहुव्रीहि समास भी हो गया यहाँ पर। तो ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अब यहाँ पर एक रचना है, 12 बरिस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए शियार, बरिस 18 छतरी जिए आगे जीवन को धिक्कार। बहुत ही ओजपूर्ण पंक्ति है। यानी ये कह रहा है 12 बरस तक कुकुर यानी कुत्ता जीता है, 12 बरस तक कुत्ता जीता है, कुत्ते की जो जीवन शैली है वो 12 वर्ष की होती है। और 13 ले जिए शियार यानी जो सिंह होता है वो 13 वर्ष तक जीता है, उसकी जीवन शैली कितनी है, 13 वर्ष। बरिस 18 छत्री जी यानी जो क्षत्रिय होता है कौन, राजपूत, उसको 18 वर्ष तक ही जीना चाहिए, 18 वर्ष तक ही जीना चाहिए। आगे जीवन को धिक्कार यानी उसके बाद जो जीता है तो उसके जीवन को धिक्कार है। इतना ओज भरा हुआ है, यानी वीरतापूर्वक रचना है। तो ऐसी ऐसी इसके अंदर पंक्तियां है, यानी ऐसी पंक्तियां अगर किसी क्षत्रिय को कहे तो जोश तो आना ही आना है कि भाई आगे तो जीवन है वो धिक्कार है, जीना व्यर्थ है। तो उसको 18 वर्ष से पहले ही युद्ध क्षेत्र में चले जाना चाहिए और वीरता दिखानी चाहिए। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट द्वारा आला खंड नाम से करवाया। यानी जो हमारे परमाल रासो है, उस परमाल रासो का जो सर्वप्रथम प्रकाशन करवाया गया वो किसने करवाया था, जो फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे, तत्कालीन कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट, उनने 1865 में इसका प्रकाशन करवाया था। इस रचना की गेय परंपरा का मुख्य केंद्र बेसवाड़ा, ये याद रखने, महोबा, बुंदेलखंड माने जाते हैं। यानी जो ये हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गाया जाता है, पर उनके भी जो मुख्य केंद्र है, जो मुख्य स्थान है वो कौन कौन से, यानी ज्यादा प्रसिद्ध है बेसवाड़ा में, महोबा में और बुंदेलखंड में, ये स्थान वो आपको याद रखने। इस रचना के गीत आषाढ़ व श्रावण मास में गाए जाते हैं, क्योंकि आषाढ़ और जो श्रावण है वो किस में आते हैं, वो हमारे जो 4 महीने होते हैं ना चौमासा वाले, आषाढ़ और श्रावण। तो ज्यादा है ना, ये आपको जैसे भाद्रपद दे दिए वहां पर, भाद्रपद जिसको हम मारवाड़ी में बात करें तो भादवा बोलते हैं, भादवा, ठीक है। तो वहां पर दे दिए, अब भादवा नहीं है, ये भी जो चौमासा होता है ना हमारा 4 मास जो बरसात वाले होते हैं उन्हीं का भाग है, पर वो नहीं है। तो ये 2 महीने ना आषाढ़ और श्रावण, आषाढ़ और श्रावण में ही गाया जाता है, आषाढ़ और श्रावण में गाया जाता है। तो उस 4 महीने जो बरसात के उनमें से भी ये 2 महीने मोस्ट है, आषाढ़ और श्रावण। एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे आषाढ़ और श्रावण दे दिया, आषाढ़ और भादवा दे दिया, श्रावण और कार्तिक दे दिया, इस प्रकार। तो आपको आषाढ़ और श्रावण वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना होता है। एग्जामिनर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अकेला आषाढ़ भी दे सकता है, अकेला श्रावण भी दे सकता है। तो ये आपको 2 नाम आषाढ़ और श्रावण अच्छे से याद होने चाहिए। बात करें खुमान रासो की, तो खुमान रासो है, उसके लेखक है दलपत विजय, दलपत विजय या दलपति विजय, दलपति भी होता है, ठीक है, कहीं कहीं दलपति लिखा होता है, कहीं कहीं दलपत लिखा होता है, दोनों नाम आपके दिमाग में होने चाहिए। इसके समय की बात करें तो 9वीं शताब्दी, इसका समय है 9वीं शताब्दी। शुक्ल के अनुसार 9वीं शताब्दी किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर मोतीलाल मेनार यानी 17वीं शताब्दी माना है, यानी शुक्ल है वो 9वीं शताब्दी मानता है खुमान रासो का रचना 9वीं शताब्दी में हुई थी, और मोतीलाल मेनारिया वो 17वीं शताब्दी मानता है, क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह, यानी राज सिंह है वो 17वीं शताब्दी में हुआ था, राज सिंह तंग के राजाओं का वर्णन मिलता है, यानी इसीलिए मोतीलाल मेनारिया ने इसकी जो रचना समय सीमा है वो 17वीं शताब्दी मानी है, क्योंकि राज सिंह है उस तक का वर्णन इसके अंदर मिलता है जो चित्तौड़ का नरेश था। कुल छंद की बात करें तो इसमें 5000 छंद है, कुल कितने छंद है, 5000, ठीक है, 5000 छंद है, जिनमें वीर रस प्रदान है, यानी ये जो खुमान रासो है वो भी वीर रचना है, और हमारी जो परमवाल रासो थी वो भी वीर रचना है। पृथ्वीराज रासो और विशलदेव रासो है वो श्रृंगार प्रदान रचना है। जो परमाल विशलदेव रासो है उसमें वियोग श्रृंगार है। देखने में आपको ऐसे ही लग रहा है ये, पर ये परीक्षा में ना बहुत कंफ्यूजन पैदा करती है, छोटी छोटी लाइनें। इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में है, यानी जो लिखा हुआ था खुमान रासो दलपति विजय द्वारा, तो इसकी जो हस्तलिखित प्रति है वो हमारे पूना संग्रहालय में संग्रहित
सॉरी रखी हुई है ऊना संग्रहालय में। इस ग्रंथ में बगदाद के खलीफा अलमामू एवं चित्तौड़ के रावल खुमान के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। ये भी याद रखना है। जो खुमान रासो, इसके अंदर क्या है, जो बगदाद है उसका खलीफा अलमामू और एक चित्तौड़ का रावल खुमान है, उन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का वर्णन किया गया है। क्योंकि युद्ध का वर्णन तो वीर अपने आप ही है, वीर रासो है। बात करें इसकी भाषा की तो राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, रस है इसके अंदर जो वीर रस है, क्योंकि वीर जो युद्धों का वर्णन है तो युद्धों में तो वीरता ही दिखाई जाती है, तो अपने आप ही ये वीर रस प्रधान रचना है। ठीक है, तो ये हमारे जो है आगे जो बच गए हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसके अंदर आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नियमित मेरे चैनल से जुड़े रहे। हिंदी साहित्य का इतिहास आपको इतना अच्छा कर दूंगा कि आपको दूसरी जगह कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।